Hey guys, welcome back to the channel Calibrate Physics. In this video, you all can attempt exercise questions 21 to 30 from Center of Mass and Collisions chapter of H.C. Verma. Okay, so let's have a look at the questions now. Verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 21. Light in certain cases may be considered as a stream of particles called photons. Each photon has a linear momentum of h by lambda, where h is the Planck's constant and lambda is the wavelength of the light. A beam of light of wavelength lambda is incident on a plane mirror at an angle of incidence of theta. Calculate the change in linear momentum of the photon as the beam is reflected by the mirror. So यहाँ पे मान लो ये एक प्लेन मिरर है और इसके ऊपर बीम ऑफ लाइट थीटा एंगल पे इंसिडेंट है. सो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी सेम थीटा होगा. तो रिफ्लेक्शन से पहले जो इनिशियल मोमेंटम है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग ही होगा एंड रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल मोमेंटम इस तरफ होगा. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों मोमेंटम सेम और ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों मोमेंटम्स किसके इक्वल होंगे? h बाय लैम्डा, राइट. सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? उसके लिए दोनों मोमेंटम्स को रिजॉल्व कर लो. इनिशियल मोमेंटम का ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों p के इक्वल है, तो इनिशियल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट p cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p sin थीटा. सिमिलरली फाइनल मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ p sin थीटा एंड वर्टिकल ऊपर की तरफ p cos थीटा. सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे एंड चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करने पर वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लो, सो फाइनल मोमेंटम प्लस p cos थीटा होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस p cos थीटा होगा, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा, राइट. सो चेंज इन मोमेंटम 2p cos थीटा के इक्वल आ जाएगा एंड p मतलब h बाय लैम्डा, सो 2h बाय लैम्डा टाइम्स cos थीटा. ये हमारा रिक्वायर्ड चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. A block at rest explodes into 3 equal parts. 2 parts start moving along x and y axis respectively with equal speeds of 10 meters per second. Find the initial velocity of the third part. So before explosion combined block का mass 3m मान लेते जो कि initially at rest होगा. After explosion ये 3 equal parts में explode हो रहे, तो तीनों equal parts का mass m होगा. एक मास x के अलोंग मूव कर रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड से, एक मास y के अलोंग मूव कर रहा है अगेन 10 मीटर्स पर सेकेंड से. तो जो तीसरा मास होगा उसका हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना एंड पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए. इनिशियल मोमेंटम जीरो मतलब फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. तो इसको ब्लॉक 1 और इसको ब्लॉक 2 मान लेते हैं और इसको ब्लॉक 3. तो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का जो रिजल्टेंट मोमेंटम वो इस तरफ होगा m इंटू 10√2 और टोटल मोमेंटम को जीरो करवाने के लिए ब्लॉक 3 का मोमेंटम इसके ऑपोजिट होना चाहिए एंड मैग्नीट्यूड वाइज वो भी सेम होना चाहिए. वो तभी पॉसिबल होगा जब ब्लॉक 3 का वेलोसिटी इस तरफ 10√2 मीटर्स पर सेकेंड आ जाए, तभी दिस मास इंटू दिस वेलोसिटी मतलब m इंटू 10√2 ये ब्लॉक 3 का मोमेंटम इस तरफ होगा और ये वाला मोमेंटम ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के कंबाइंड मोमेंटम को कैंसिल कर देगा एंड पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी जीरो आ जाएगा, राइट.
तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 3 विल बी 10√2 meters per second at an angle of 45 degrees with the negative x axis, और नेगेटिव y एक्सिस के साथ भी 45 डिग्रीज होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 23. Two fat astronauts, each of mass 120 kg, are traveling in a closed spaceship moving at a speed of 15 kilometers per second in the outer space far removed from all other material objects. तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, या आउटर स्पेस पे, एंड पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा, राइट? द टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप एंड इट्स कंटेंट्स इंक्लूडिंग द एस्ट्रोनॉट्स इज 660 kg. If the astronauts do slimming exercise and thereby reduce their masses to 90 kg each, with what velocity will the spaceship move? So देखो, अगर एस्ट्रोनॉट्स अपना वेट रेड्यूस भी कर रहे तो इस पूरे सिस्टम का मास तो सेम ही रहा होगा, अपन मासेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट? वो किसी और फॉर्म में आ गया होगा स्पेसशिप के अंदर, वो वाला मास, बट पूरे सिस्टम का अभी भी 660 kg रहेगा, एंड पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है. दैट मीन्स मोमेंटम भी कंजर्व्ड है एंड मास भी सेम है. तो फाइनल स्पीड भी 15 किलोमीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 24. ड्यूरिंग अ हेवी रेन, hailstones of average size 1 centimeters in diameter fall with an average speed of 20 meters per second. Suppose 2000 hailstones strike every square meter of a 10 cross 10 roof perpendicularly in 1 second, and assume that the hailstones do not rebound. So 1 meter cross 1 meter के एरिया पे 2000 hailstones गिर रहे, और रूफ का एरिया 10 मीटर क्रॉस 10 मीटर विच इज 100 मीटर स्क्वायर. तो इस एरिया पे 2000 into 100 इतने नंबर ऑफ हेलस्टोन्स गिर रहे होंगे टोटल, और ये नंबर एक सेकेंड में गिर रहे होंगे, राइट? We have to calculate the average force exerted by the falling hailstones on the roof, and density of the hailstones दिया हुआ है 900 kgs per meter cube. डायामीटर भी दिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम क्या होगा एक हेलस्टोन का 4/3 into pi, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए into 10 to the power -6. ये एक सिंगल हेलस्टोन का वॉल्यूम होगा. और हेलस्टोन्स ने रूफ के ऊपर कितना एवरेज फोर्स लगाया होगा ये हमें फाइंड करना है. उसके लिए फोर्स बाय रूफ ऑन दी हेलस्टोन्स निकाल सकते, एक ही बात है, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. जितना फोर्स रूफ ने हेलस्टोन्स पे लगाया होगा ऊपर की तरफ, हेलस्टोन्स ने उतना ही फोर्स रूफ के ऊपर नीचे की तरफ लगाया होगा. एंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, दिस फोर्स विल बी इक्वल्स टू टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द हेलस्टोन्स अपॉन टोटल टाइम. इसी को अपन एवरेज फोर्स बोल सकते हैं बाय रूफ ऑन द हेलस्टोन्स, टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम फॉर द हेलस्टोन्स. तो हेलस्टोन्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ हेलस्टोन्स 2000 into 100 इतने गिर रहे होंगे. सो नंबर ऑफ हेलस्टोन्स इनटू रूफ को हिट करने से जस्ट पहले हेलस्टोन्स का इनिशियल मोमेंटम mv होगा, एंड रूफ को हिट करने के बाद फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा. सो चेंज इन मोमेंटम फॉर अ सिंगल हेलस्टोन will be final minus initial, 0 minus mv, minus mv होगा. माइनस इज ओनली फॉर डायरेक्शन, सो मैग्नीट्यूड वाइज एक सिंगल हेलस्टोन का चेंज इन मोमेंटम mv के इक्वल होगा. तो 2000 into 100 इतने नंबर ऑफ हेलस्टोन्स का टोटल चेंज इन मोमेंटम, दिस नंबर इनटू एक सिंगल हेलस्टोन का मोमेंटम विच इज mv, और मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मतलब 900 into 4/3 पाई, 0.5 का क्यूब मतलब 5 का क्यूब 125 into 10 to the power -3 एंड into 10 to the power -6 मतलब 10 to the power -9. ये मास into वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब 20 एंड अपॉन टाइम, टाइम 1 सेकेंड होगा क्योंकि इतने नंबर ऑफ हेलस्टोन्स 1 सेकेंड पे हिट कर रहे होंगे. तो इसको कैलकुलेट करने पर हमें एवरेज फोर्स बाय द रूफ ऑन दी हेलस्टोन्स मिल जाएगा, एंड सेम फोर्स हेलस्टोन्स ने भी रूफ के ऊपर नीचे की तरफ लगाया होगा, राइट? सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. तो इसको सॉल्व कर देते. यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 7 जीरोज आ रहे और ये 10 टू द पावर -9, तो 10 टू द पावर -2 ये 3 बन जाएगा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 125 इंटू पाई। इसको सॉल्व कर लेते। 6 इंटू 20 इंटू 4 इंटू 125 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -2, मतलब डिवाइड बाई 100। सो रिक्वायर्ड आंसर 1884 SI यूनिट्स। SI यूनिट्स मतलब 1884 न्यूटन्स। ये टोटल फोर्स होगा। ओके। क्वेश्चन 25. A ball of mass m is dropped onto a floor from a certain height. The collision is perfectly elastic and the ball rebounds to the same height and again falls. Find the average force exerted by the ball on the floor during a long time interval. तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बॉल है, बॉल का मास m एंड लेट्स से इसको h हाइट से रिलीज किया जा रहा है। दिस इज द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट A मान लेते हैं, तो A से B तक ग्राउंड को हिट करेगा एंड ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसका स्पीड √2gh होगा एंड ग्राउंड को हिट करने के बाद वो सेम स्पीड से रिबाउंड करेगा, राइट, एंड रिबाउंड करके सेम हाइट तक चला जाएगा। सो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर, इसको अपन सेम एज एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द बॉल मान सकते। एंड एवरेज फोर्स बॉल के ऊपर कितना होगा एज पर द फॉर्मूला टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कोलिजन। क्योंकि फ्लोर ने बॉल के ऊपर कितना एवरेज फोर्स लगाया ये हमें फाइंड करना, तो चेंज इन मोमेंटम कोलिजन की वजह से ही निकालेंगे। टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, एंड ये टोटल टाइम इंटरवल को अपन लॉन्ग मानेंगे, लॉन्ग टाइम इंटरवल, राइट। तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। दिस विल बी द एवरेज फोर्स बाय द फ्लोर ऑन द बॉल एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। बॉल ने भी फ्लोर के ऊपर सेम फोर्स लगाया होगा, राइट। सो एक कोलिजन की वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम इज दिस वेलोसिटी इनटू मास एंड इनिशियल वेलोसिटी इज अगेन मास इनटू दिस वेलोसिटी। तो अपवर्ड्स को पॉजिटिव मान लो, तो डाउनवर्ड्स नेगेटिव। सो फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी mv माइनस ऑफ माइनस mv, मतलब 2mv। तो 2m इंटू √2gh, ये सिंगल कोलिजन की वजह से चेंज इन मोमेंटम होगा ऑफ द बॉल। और मान लेते हैं ऐसे टोटल n टाइम्स कोलिजन्स हो रहे, बॉल h हाइट से नीचे जाएगा, रिबाउंड होके वापस सेम हाइट तक आएगा, इसको एक साइकिल मान लेते एंड टोटल ऐसे n साइकिल्स मान लेते। तो टोटल n साइकिल्स मतलब n टाइम्स कोलिजन्स। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बी n टाइम्स 2m इंटू √2gh। और टोटल टाइम इंटरवल क्या होगा, A से लेके B तक h हाइट गिरने के लिए जो टाइम लगा होगा that will be √2 times height of fall upon g, because A पे इनिशियल स्पीड 0 है एंड B से लेके A तक रिटर्न जर्नी में भी इतना ही टाइम लगा होगा। दैट मीन्स एक साइकिल के लिए जो टाइम लगा होगा वो 2 टाइम्स 2h/g का अंडर रूट होगा। सो टोटल टाइम फॉर n such cycles will be this into n. So required average force, इसमें ये वैल्यूज डाल देते। टोटल चेंज इन मोमेंटम मतलब n इंटू 2m इंटू √2gh एंड अपॉन टोटल टाइम 2 इंटू √2h/g इंटू n। तो यहाँ पे n कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, √2h भी कैंसिल हो जाएगा एंड √g अपॉन 1/√g, ये g के इक्वल होगा इंटू m। सो रिक्वायर्ड एवरेज फोर्स mg के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन 26. A railroad car of mass capital M is at rest on frictionless rails when a man of mass small m starts moving on the car towards the engine.
if the car recoils with a speed of v backwards on the rails, with what velocity is the man approaching the engine? So मान लेते हैं ये रेलरोड कार है, कार का मास कैपिटल एम और इस पे जो आदमी है इसका मास स्मॉल एम। तो यहाँ पे आदमी और कार को अगर अपन सिस्टम माने तो सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मोमेंटम कंजर्व होगा बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो जब आदमी यहाँ पे चल रहा है, लेट्स से आदमी का स्पीड v1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कार का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v दिया हुआ है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, अज्यूमिंग राइट एज पॉजिटिव, फाइनल मोमेंटम विल बी mv1 माइनस mv और ये जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इससे आदमी का स्पीड मिल जाएगा कैपिटल M इंटू वी अपॉन स्मॉल एम, और ये स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। तो यहाँ पे इसको अगर मैं इंजन मान रहा हूँ, आदमी इस इंजन को कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा, वो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार होगा। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, इसको v1 माइनस ऑफ माइनस v लिख सकते हैं क्योंकि कार का वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रिक्वायर्ड आंसर mv बाई m प्लस v। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर m प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m टाइम्स v, ये रिक्वायर्ड रिलेटिव वेलोसिटी होगा। इसको अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी बोल सकते हैं, ऑफ द मैन टुवर्ड्स द इंजन। क्वेश्चन 27, a gun is mounted on a railroad car. The mass of the car, the gun, the shells and the operator. Total mass 50 m दिया हुआ है, where m is the mass of one single shell. If the velocity of the shell with respect to the gun in its state before firing is 200 meters per second, मतलब गन के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे वो रिलेटिव वेलोसिटी गन का मोशन बिफोर फायरिंग वाला लेंगे, ओके। और ये 200 meters per second दिया हुआ। What is the recoil speed of the car after the second shot? तो इसको कार मान लेते, कार के ऊपर एक ऑपरेटर होगा और बहुत सारे शेल्स भी होंगे एंड टोटल मास 50 m दिया हुआ। तो जब पहला शेल फायर किया जाएगा तो जो बचा हुआ सिस्टम है उसका मास 49 m हो जाएगा एंड जिस शेल को फायर किया जा रहा है उसका मास m एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ द शेल ये 200 meters per second दिया हुआ है। तो स्पीड ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू द कार, इसको स्पीड ऑफ शेल वेलोसिटी ऑफ शेल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ कार होगा ये बिफोर फायरिंग वाला होगा। तो जब फर्स्ट फायरिंग किया गया उसके बिफोर तो इसका वेलोसिटी जीरो था, तो इस केस में ये जीरो होगा। दैट मीन्स शेल का जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल होगा 200 meters per second फॉर द फर्स्ट फायरिंग। तो जो बचा हुआ सिस्टम है 49 m मास का, इसका रिकॉइल स्पीड v1 मान लेते। तो यहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर दो, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो था तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स m इंटू 200 माइनस 49 m इंटू v1 शुड बी जीरो। तो फर्स्ट शेल को फायर करने के बाद कार का जो रिकॉइल वेलोसिटी होगा उसको 200 बाई 49 लिख सकते हैं अपन, m और m कैंसिल हो जाएगा। सो अभी जब सेकेंड शेल फायर किया जाएगा, अभी बिफोर फायरिंग ये ऑलरेडी v1 से मूव कर रहा है एंड सेकेंड शेल को जब फायर करेंगे इसका रिलेटिव वेलोसिटी अगेन 200 meters per second, राइट। एंड बचा हुआ जो सिस्टम होगा कार में उसका मास 48 m होगा। तो सेकेंड केस में शेल का जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा उसको वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार लिख सकते। बेसिकली इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं, राइट। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ शेल विल बी वेलोसिटी ऑफ शेल विद रिस्पेक्ट टू कार मतलब 200 राइट की तरफ एंड वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर सेकेंड फायरिंग, बिफोर सेकेंड फायरिंग वेलोसिटी ऑफ कार v1 लेफ्ट की तरफ होगा तो प्लस v1 टूवर्ड्स लेफ्ट। ये शेल का एक्चुअल वेलोसिटी हमें मिल जाएगा आफ्टर सेकेंड फायरिंग। एंड आफ्टर सेकेंड फायरिंग इस कार का जो रिकॉइल स्पीड है वो v2 मान लेते। तो शेल का जो स्पीड है वो इफेक्टिवली 200 माइनस v1 राइट की तरफ आ जाएगा, राइट। एंड बचा हुआ जो
कार है 48 m मास का, उसका रिकॉइल स्पीड v2, तो वापस मोमेंटम कंजर्व अप्लाई कर दो. बिफोर फायरिंग initial momentum of 49 m mass system will be 49 m into minus v1, and after firing shell ka mass m and shell ka velocity 200 minus v1 और गन का मास 48 m एंड आफ्टर सेकेंड फायरिंग गन का रिकॉइल वेलोसिटी माइनस v2 मान लेते हैं. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके v2 मिल जाएगा. पूरे इक्वेशन में से m कैंसिल कर दो और v1 की वैल्यू एंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो माइनस 49 v1 प्लस 200 माइनस v1 माइनस 48 v2, ये इक्वेशन आ रहा है. सो 48 v2 will be equals to 49 v1 minus v1, ये 48 v1 होगा प्लस 200, राइट. एंड v1 की वैल्यू 200 अपॉन 49 है, एंड पूरे इक्वेशन को 48 से डिवाइड कर दो. सो रिक्वायर्ड v2 विल बी 200 अपॉन 48, ये 48 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 200 अपॉन 49. दो शेल को फायर करने के बाद कार का ये स्पीड होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 30. इन अ टिपिकल इंडियन बगी, अ लग्जरी कार्ट drawn by the horses, a wooden plate is fixed on the rear on which one person can sit. A buggy of mass 200 kg is moving at a speed of 10 km per hour. तो मान लेते हैं ये बगी है along with the horses. इसका टोटल मास 200 kg और इसका स्पीड 10 km per hour दिया. As it overtakes a school boy walking at a speed of 4 km per hour. तो यहाँ पे एक स्कूल बॉय वॉक कर रहा है 4 km per hour से, एंड बगी स्कूल बॉय को ओवरटेक कर रहा है. The boy sits on the wooden plate. ये बॉय इस बगी के अंदर बैठ रहा है और बैठते समय इसका स्पीड सेम रहेगा, 4 km per hour की स्पीड से वो अंदर एंटर कर रहा होगा. एंड बॉय का मास दिया हुआ है 25 kg. व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ द बगी? तो यहाँ पे अगर अपन बगी और बॉय को एक सिंगल सिस्टम मान लें, इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, तो अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते, राइट. सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बगी विल बी 200 kg mass into उसका velocity which is 10 km per hour. Boy का initial momentum will be 25 kg into उसका velocity which is 4 km per hour. एंड जब बॉय बगी के अंदर बैठ जाएगा उस समय दोनों का कॉमन स्पीड अपन v डैश अज्यूम कर रहे हैं. तो पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना होगा? टोटल मास 200 प्लस 25 kg into v डैश. तो इस पूरे इक्वेशन में मास के यूनिट्स kgs कैंसिल हो जाएंगे और इसको सॉल्व करने पर v डैश हमें किलोमीटर पर आवर में मिल जाएगा. सो 200 इंटू 10 2000 प्लस 25 इंटू 4, ये 100 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू 225 इंटू v डैश. सो v डैश की वैल्यू 2100 अपॉन 225 के इक्वल आ जाएगी. इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.33 किलोमीटर पर आवर होगी. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर. So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.